नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। चुनावी रण फिर ध्रुवीकरण। जी हां, कांग्रेस फिलिस्तीन का समर्थन करके बुरी तरह घिरती नजर आ रही है। बीजेपी ने इस मसले पर कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है और वो आरोप लगा रही है कि कांग्रेस ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण की राजनीति करती है। तो कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी झूठ फैला रही है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या कांग्रेस ने फिर बीजेपी को बैठे बिठाए उसे घेरने का मुद्दा दे दिया है, और क्या तुष्टीकरण के आरोप चुनाव में कांग्रेस पर भारी पड़ने वाले हैं? आज चर्चा इन्हीं सवालों को लेकर करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। इजराइल और फिलिस्तीन की जंग की ये तस्वीरें पूरी दुनिया में छाई हुई हैं। भारत समेत कई देश इजराइल के साथ खड़े दिख रहे हैं तो कुछ फिलिस्तीन के साथ है, लेकिन इन दोनों की जंग से मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। दरअसल ओबीसी और हिंदू वोटर्स को रिझाने के मामले में बीजेपी के पीछे खड़ी कांग्रेस ने वोटों के ध्रुवीकरण पर उसे घेरने का एक और मुद्दा बीजेपी को दे दिया है। इसकी वजह है कि हाल ही में दिल्ली में हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में इस मसले पर फिलिस्तीन का समर्थन देते हुए प्रस्ताव पारित किया गया। अब उसी को आधार बनाकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। सबसे पहले कैलाश विजयवर्गीय ने पोस्ट कर निशाना साधा और लिखा कि धर्म विशेष के लोगों को खुश करने कांग्रेस और कितना गिरेगी। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस का हाथ जिहादियों के साथ है। जहां इजराइल की घटना पर दुख व्यक्त करते हुए इस कठिन घड़ी में एकजुटता का प्रदर्शन करने की बात उन्होंने कही है, वहीं कांग्रेस निर्दोष पीड़ितों के दर्द मरहम के स्थान पर तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए हमास के आतंकवादियों का समर्थन कर रही है। मैं इस कांग्रेस के कृत्य की कड़ी निंदा करता हूं। एमपी में चुनाव है, लिहाजा बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाने में देरी नहीं की, या यूं कहें कि शायद कांग्रेस ने फिर बीजेपी को बैठे बिठाए एक और मुद्दा दे दिया, जिसका फायदा अब बीजेपी चुनाव में लेना चाहेगी। हालांकि कांग्रेस पर बीजेपी के चौतरफा हमले से वो डिफेंस मोड में दिख रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी बेवजह मामले को तूल दे रही है और जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के आरोप लगा रही है। किस तरह से उन्होंने झूठे आरोप लगाए कांग्रेस पार्टी के कांग्रेस वर्किंग कमेटी के ऊपर, साफ तौर पर पढ़ लिख के आना चाहिए। अगर वो अपने बयान को वापस नहीं लेंगे, माफी नहीं मांगेंगे, तो हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने इजराइल पे जो नागरिक, उनके जो बेकसूर नागरिक मारे गए हैं, उसकी निंदा करी है, चिंता दर्ज जताई है अपनी कि इस तरह की चीजें गलत हैं और हिंसा का समर्थन नहीं करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने कहा है फिलिस्तीन के जो नागरिक हैं उनको सम्मानजनक जीवन मिले, बराबरी का अधिकार मिले, और इजराइल के लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए, राष्ट्रीय सुरक्षा हितों का ध्यान रखते हुए डायलॉग के माध्यम से समाधान हो, और साथ में किसी भी तरह की हिंसा समाधान नहीं। इसमें क्या गलत था? वीडी शर्मा जी ने झूठ फैलाया, उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कहीं न कहीं कांग्रेस ने फिलिस्तीन का समर्थन कर सेल्फ गोल कर लिया है, क्योंकि इससे पहले दिग्विजय सिंह के ओसामा जी वाले बयान पर बीजेपी ने कांग्रेस को जमकर घिरा था, और बीजेपी अब फिर कोशिश कर रही है कि इस मसले को उठाकर कांग्रेस की छवि पर हमला किया जाए। बीजेपी नेताओं के बयान भी इसी रणनीति का हिस्सा लग रहे हैं। कुल मिलाकर बीजेपी समझ रही है कि अगर उसने कांग्रेस के खिलाफ एक नैरेटिव सेट कर दिया तो आने वाले चुनाव में उसकी जीत की राह आसान हो सकती है। खैर, अब फिलिस्तीन का समर्थन कर फंसी कांग्रेस इसका क्या तोड़ निकालती है, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनाज टीवी। क्या बता रहा है? तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर और मेरे सहयोगी ब्रजेश चौक से। वो स्वागत है खिलावन जी आपका। और मामला अंतर्राष्ट्रीय मामलों का भी है, लेकिन हम इस पे दूसरे एंगल पे बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर अभी तक किसी भी देश की नीति ये होती है, हिंदुस्तान की हम बात करें कि पक्ष हो या विपक्ष, विदेश नीति के मामले में कमोबेश एक सुर होते हैं। लेकिन लंबे अरसे बाद हमने देखा है कि अगर देश के प्रधानमंत्री इसको आतंकी हमला करार देते हैं और कांग्रेस CWC की बैठक में प्रस्ताव ले आती फिलिस्तीन के समर्थन में, उसमें अगर बेहतर होता कि वो ये भी प्रस्ताव ले आते कि जो निर्दोष लोग हमास के हमले में मारे गए हैं, हम उनके प्रति भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं या उनके प्रति हमारी सिंपैथी है। लेकिन उसके उलट मेरा सवाल आपसे ये है
कि पूरे देश में जहाँ जहाँ राहुल गांधी जा रहे हैं, चुनावी राज्यों में भी जहाँ चुनाव नहीं है वहाँ भी, कि कांग्रेस लगातार एक बात कह रही जातिगत जनगणना की, कि ओबीसी की जनगणना हो जाएगी, जिसकी जितनी भागीदारी उसको उतनी हिस्सेदारी मिलेगी। और ऐसे में जब वो जातियों में तोड़कर लोगों को अपना वोट बैंक बढ़ाने का प्रयास कर रही है, फिर वो लगे बैठे ठारे एक ऐसा मुद्दा बीजेपी को दे देती है जो उसके सहारे फिर से हिंदुत्व में जो लोग बंटने की प्रयास करते होंगे तो उसको एक छाते के नीचे ले आए। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस से रणनीतिक चूक हो रही है, या जो हम देख रहे हैं कि कमलनाथ या बाकी नेता 60 पे हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में राहुल गांधी मुस्लिम वोटरों को रिझाने के प्रयास में लगे हैं। मनोज जी, जातिगत जनगणना को लेकर के कांग्रेस पूरी तरह से कार्यक्रम बना चुकी है और उनने घोषणा भी कर दी है कि हमारे जो शासित प्रदेश है, कांग्रेस शासित प्रदेश है, वहां जातिगत जनगणना होगी। और यदि हाल ही में होने जा रहे चुनाव में यदि और सरकार बनती है कांग्रेस की, तो वहां भी जातिगत जनगणना को पर जोर दिया जा रहा है। इस बीच इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो संघर्ष जारी है, उस पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो बयान सामने आई है, वो निश्चित रूप से कांग्रेस को कटघरे में खड़ी करती है और कांग्रेस को एक बार फिर कांग्रेस के लिए एक बार फिर मौका मिल गया है विरोधियों को कि वो उस पर से उसको घेरे और उसको तुष्टीकरण के का जो आरोप लगातार लगते रहे, तो उस पर फिर से एक बड़ा आरोप लगा सके। जी देखिए, भारत और फिलिस्तीन का बहुत पुराना संबंध है, ये इजराइल से पहले का संबंध है, इस बात पे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन बिल्कुल, हमने तो यासिर अराफात को शांति का पुरस्कार भी दिया है, उनकी सरकार को सबसे पहले अरब देशों को पहले मान्यता दी थी। और इजराइल से भारत के संबंधों को ज्यादा से ज्यादा 20 साल हुए हैं। लेकिन जिस दौर में इजराइल हमारे साथ खड़ा रहा है, हाँ, चाहे वो कारगिल युद्ध की बात कर लें, जब दुनिया के तमाम देशों ने हाथ खींच लिए थे, तब गोला बारूद से लेकर तमाम चीजें हों, या समय समय पर जो हमको जरूरतें थी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जो वर्तमान में जो भारत का ट्रेंड है, भारत का स्पष्ट मानना है कि आतंकवाद के खिलाफ सभी देशों को एकजुट होकर लड़ना चाहिए। तो आतंकवाद के खिलाफ यदि हिंदुस्तान आतंकवाद के खिलाफ है, तो मुझे लगता है कि क्योंकि हमास का हमला जो है वो आतंकवादी संगठन है और फिलिस्तीन से वो आतंकी इजराइल में घुसते हैं और गाजा पट्टी में खास तौर पर इनका अड्डा है। तो नहीं, अगर वो केवल सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाते, सरकारी प्रतिष्ठानों को, तब भी समझ में आता, लेकिन आम नागरिकों को ढूंढ कर जो तस्वीरें विचलित करने वाली हमने देखी है कि महिलाओं को नग्न करके गाड़ियों में डाल के घसीटा जा रहा है, आम नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है, विदेशी नागरिक भी शामिल है, बिल्कुल चुन कर। ऐसी स्थिति में भारत को सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ बात करना चाहिए। ऐसे में कांग्रेस का जो वर्किंग कमेटी ने जो प्रस्ताव पारित किया है, वो निश्चित रूप से कांग्रेस को कटघरे में खड़े करने वाली चीज है। तो ब्रजेश जी, कटघरे में खड़ा होगा, लेकिन मध्य प्रदेश के नजरिए से हम जो बात करें, जो मैंने खिलावन जी से भी पूछा था, कि एक तरफ आप ओबीसी और जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, और फिर जिस कारण से बीजेपी ने इन सारी जातियों को एक छाते के नीचे लाई है, ध्रुवीकरण का मामला हो, हिंदुत्व का मामला हो, फिर आप दूसरे हाथ से वही गोल सेल्फ गोल कर लेते हैं। आप देखिए, पूरे इस मामले पर कांग्रेस के अगर प्रवक्ता को जो हमने सुना अब्बास हफीज को, उसको छोड़ दिया जाए, तो कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, ना कोई सफाई दी है कांग्रेस बीजेपी के आरोप पर, ना बीडी शर्मा के आरोपों पर दी है, ना कैलाश विजयवर्गीय। और बीजेपी के लिए एकदम मुफीद मुद्दा, वो भी कल जब चुनाव में 1.5 महीने का वक्त भी नहीं बचा, अब 38 दिन बचे मात्र। लेकिन मुझे लगता है मनोज जी कि कांग्रेस असमंजस के दौर से गुजर रही है, उसकी ना कोई रणनीति है, ना कोई नीति बची है।
वो किसके कहने पर इस तरह के बयान देती है। हो सकता है कांग्रेस ये सोच रही हो कि जो उसका वोट बैंक है वो और ना खिसक जाए, तो उसको मैसेज देने के लिए उसने इस तरह का बयान दिया हो, CWC में इस तरह का प्रस्ताव पास किया हो। लेकिन निश्चित तौर पर जैसे हमने देखा है देश की राजनीति में ऐसा होता नहीं है, चाहे विपक्ष में बीजेपी रही हो चाहे अन्य दल रहे हों, सब जब देश की बात आती है, देश के प्रधानमंत्री ने यदि कुछ कहा है विदेशी नीति पर, वो बोलते नहीं है, देश का समर्थन करते हैं, साथ साथ बोलते हैं। इस तरह के विचार पहले कभी आए नहीं, ना बीजेपी की तरफ से आए ना कांग्रेस की तरफ से आए। लेकिन कांग्रेस को पता नहीं क्या हो गया है कि वो देश की जो नीति है उसके विपरीत बात करती है, जबकि विदेश और वो नीति इसके पर साथ उसको अगर सहमत हमास होना की चाहिए। निंदा भी कर देते हैं, बिल्कुल। तो भी लगता है कि आप उसको अब बैलेंस इससे कर रहे हैं। साफ जाहिर है, क्या आप ये कहना चाह रहे हो निश्चित तौर पर जो आपने कहा कि बीजेपी को मौका मिल गया है, क्या आप हमास के साथ हो? आप इस तरह की आतंकवादी घटनाओं का समर्थन देते हो और आप ये कह रहे हो कि बातचीत के माध्यम से वहां पे समझौता होना चाहिए। जब कोई आतंकवादी आप पर हमला कर रहा हो और आप बातचीत करने जाओगे ना, यही नीति तो हिंदुस्तान में देखिए क्या हाल पे पहुंचा देता। हम शांति वार्ता करते थे और वो गोला बारूद दागते थे, वो चाहे कश्मीर में दागे, चाहे मुंबई में दागे, चाहे हमारी संसद पर दागे। हमने देखा तो अटल जी बस से गए थे शांति प्रस्ताव लेके, तो बदले में कारगिल मिला, हम कारगिल मिला। तो जब हम जिसको जैसी भाषा में जवाब देंगे ना, मुझे लगता है तब जाकर शांति आएगी। हमने ही देखा है हिंदुस्तान में किस तरह से ब्लास्ट होते थे, अब वही पाकिस्तान करने से डरता है। वो कश्मीर में करता है तो उसको मुंह तोड़ जवाब मिलता है, देश में घुसने की तो सवाल ही नहीं उठता। नहीं तो हमने देखा 15 अगस्त देख लीजिए, 26 जनवरी देख लीजिए, आप इतनी चेकिंग करना या पड़ती त्योहार थी, जो होते हर थे, डर त्योहार के साए में बीतते डर थे के हमारे। साए में बीतता था, हम अपना राष्ट्रीय पर्व तक नहीं मना पाते थे। लेकिन आज आपको कहीं लगता है आसानी से हो जाता है, कहीं कोई सुरक्षा व्यवस्था इतनी सख्त नहीं लगाना पड़ती। नहीं तो बैरेक्स बनाने पड़ते थे, बैरेक बना के हम शहर के बीच में यदि कोई आयोजन कर रहे हैं लाल परेड पे, तो आप देखिए कि बिजली नगर में एक ब्लास्ट हो जाता है, लाल परेड पे करने की कोशिश की जाती है। तो मतलब देश के दिल, मतलब मध्य प्रदेश में अपन बीच में है, वहां तक कश्मीर बहुत बड़ा उदाहरण है कांग्रेस के लिए कि हम देखते हैं कि जब लाल चौक पर झंडा फहराने के लिए मुरली मनोहर जोशी जाते हैं, उसके प्रभारी नरेंद्र मोदी होते हैं, बख्तावरंद गाड़ियों भारी पुलिस फोर्स के बीच भी ये काम नहीं हो पाता, वो मुश्किल हो पाता है। और फिर हम देखते हैं कि राहुल गांधी शांति यात्रा निकालते हैं, अपनी जो पद यात्रा निकालते हैं, और वो बड़े आराम से उसी लाल चौक पर झंडा फहरा देते हैं और बर्फ के गोले से खेलते हैं उस क्षेत्र में जहां पर कभी आतंकवादियों का साया रहता था। तो जब बम के परिस्थितियां गोले बदल गई चलते है, थे। बम के गोले चलते थे। आप देखिए मनोज जी, तो ये परिस्थितियां हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस को कम से कम ऐसे मुद्दों पर ये राजनीति नहीं करना चाहिए। वो शायद हो सकता है कि एक वोट बैंक को साधने के लिए, क्योंकि ये अभी तक उसका ही वोट बैंक है, कुछ राज्यों को हम छोड़ दें तो एक तरफ वो ओबीसी के माध्यम से हम देख रहे हैं कि जो हिंदुत्व के छाते के नीचे एक हो गए हैं, उनमें सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी आदिवासी दलित वोट बैंक उसका हुआ करता था, लेकिन वो छिटक गया। जो बसपा के पास गया, सपा के पास गया, अब वो चाहे उत्तर प्रदेश में देख लीजिए चाहे मध्य प्रदेश में देख लीजिए, बीजेपी के पाले में आ गए। क्योंकि जो सबका साथ सबका विकास लेकर जो मुद्दे पर और जिस बात पर लेकर सरकार चल रही है, जिस तरह से इंदिरा गांधी कहा करती थी कि हम जातीय जनगणना नहीं करते, जातियों की बात विपक्ष करता है और हम तो विकास की बात करते हैं, लोगों को गरीबी हटाने की बात करते हैं। वो काम जो कांग्रेस की विचारधारा में नहीं था, कांग्रेस जिसकी खिलाफत करती थी, सत्ता में आने के लिए देखिए वो क्या क्या कर रही है। वो जातीय जनगणना कराना चाहती ताकि जातियों में बढ़ जाएं और उनको वोट हासिल हो सके और वो सत्ता में लौट सके। जो कभी कहती थी कि अल्पसंख्यकों पर पहला अधिकार है संसाधनों पर, तो आप देखिए कि वो अल्पसंख्यकों को साधने के लिए सीडब्ल्यूसी में क्या प्रस्ताव लाती है, वो एक तरह से उसका समर्थन कर रही है आतंकवादी घटना का। और दूसरी तरफ आप देखिए कि मध्य प्रदेश में इस तरह से ओबीसी की राजनीति की जा रही, तो क्या इससे फायदा होगा? मध्य प्रदेश की सियासत एकदम बदली हुई है, बिहार की तरह नहीं है। यहाँ उत्तर प्रदेश की तरह है कि जातियों में बढ़ जाते हैं, जाति के आधार पर देख लीजिए। आदि जाति के आधार का जो असर है तो हम बिंद में देखते हैं, हम मालवा निवाड़ में देखते हैं, ग्वालियर चंबल में देखते हैं, माफ कीजिएगा। बिंद में हमने पिछली बार देखा कोई जातीय आधार पर कुछ नहीं हुआ, बीजेपी को समर्थन दिया, जबकि एक नारा ऐसा हो गया था, एक बयान ऐसा हो गया था शिवराज जी का, जिससे ऐसा लग रहा था कि जातियों में विभाजन हो जाएगा और इसका नुकसान बिंद से लेकर ग्वालियर चंबल तक में होगा। लेकिन आप देखिए कि बिंद में एक तरफा बीजेपी का समर्थन हुआ, उस बयान का कोई असर नहीं हुआ। तो मुझे नहीं लगता जातीय राजनीति मध्य प्रदेश में कोई असर डालेगी। यदि ओबीसी की गणना की आप बात कर रहे हैं तो उतना प्रभावी नहीं होगी। ये एक कोशिश भर है कांग्रेस की, और इस तरह के बयान उस कोशिश पर भी पानी फेर देंगे। थोड़ी बहुत विभाजन भी होता तो निश्चित तौर पर, यदि आप कह रहे हैं कि फिलिस्तीनी जो हमास ने हंगामा किया है, हमला किया है, उसको आप एक तरह से जायज ठहरा रहे हैं और शांति की बात करने की बात कर रहे हैं, इजराइल की खिलाफत कर रहे हैं, वो जबकि हिंदुस्तान का साथ देता रहा है, तो ये एक सेल्फ गोल करना ही है। इससे कांग्रेस को नुकसान हो जाएगा, बीजेपी इस मुद्दे को भुना लेगी, जिसका मध्य प्रदेश में तो ध्रुवीकरण हो जाएगा। जैसा ध्रुवीकरण बीजेपी करती आई है वो प्लस में हो जाएगा। कांग्रेस जो कोशिश कर रही वो मुझे लगता है नुकसान हो जाएगा। शायद इसलिए नेताओं ने चुप्पी साध ली है
कि अभी तो हमने देखा कि शुरुआत छोटे नेताओं ने की या मध्य प्रदेश लेवल के, जब प्रधानमंत्री इसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि जातिगत जनगणना पे प्रधानमंत्री ने जवाब दिया था कि मैं 70% गरीबों की बात कर रहा हूँ, मैं जातियों की बात नहीं कर रहा हूँ। तो राजस्थान, जहाँ कन्हैया लाल के गला काटने के बाद जो एक बीजेपी ने माहौल बनाने का प्रयास किया था, फिर हमने देखा था इसके बाद कई जगह वहाँ दंगे फसाद हुए थे, तो एक मौका बीजेपी के पास वहाँ रहेगा। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी इस मौके को हो सकता है प्रधानमंत्री या तमाम बड़े नेता इस रूप में भुनाएं कि आतंक का शिकार छत्तीसगढ़ भी है। नक्सली हमलों में हम देख रहे हैं कि उनके तमाम कांग्रेस की बड़ी लीडरशिप पूरी ख़त्म हो गई थी, कि जवान की वो जानें जाती रहती हैं, वहाँ आम जनता की जानें जाती रहती हैं। और मध्य प्रदेश में भी जो पोलराइजेशन होगा हिंदी मुस्लिम वाला, तो शायद कांग्रेस के लिए फिर बचाव करना मुश्किल हो जाएगा और जवाब देना भी मुश्किल हो जाएगा। निश्चित तौर पे मुश्किल हो ही गया है। मुश्किल क्या हो जाएगा, मुश्किल हो गया है। आज कोई अच्छा सा बेहतर तरीके से कोई जवाब पेश कर दे, ऐसा कोई नहीं कर पा रहा है। देखिए, पूरा देश जब जातिगत जनगणना के को लेकर के सिर्फ बिहार से एक बात उठी थी और बिहार से वो फैलती गई, लेकिन भाजपा की सरकार पूरी तरह से जातिगत जनगणना के खिलाफत है। उनका कहना है कि 70% गरीबों पर हमारा ध्यान केंद्रित है, जातियों पर का ध्यान केंद्रित करने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन कांग्रेस लगातार जातिगत जनगणना को लेकर के जोर दे रही है, उससे वो अपने मतों के ध्रुवीकरण का प्रयास करने का कोशिश कर रही है। ओबीसी या गरीब वर्ग के मतों का ध्रुवीकरण करके चुनाव में लाभ लेना चाहती है, ऐसा अंदाजा मुझे लग रहा है। जी, लेकिन ये बिहार में सफल हो सकता है, मध्य प्रदेश में सफल नहीं। उत्तर प्रदेश में तो हमने देखा है जातीय जनगणना की बात पहले भी होती रही है, पिछले चुनाव में भी, लेकिन वो उतनी असरकारक नहीं रही। लेकिन एक और भी चीज़ है ना, मतलब खिलावन जी, हमने देखा है कि अगर बिहार की हम बात करें कि आप जातिगत जनगणना करा ली और आप ये कह रहे हो कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, 15% यादव, 4% कुर्मी, 35 साल से दोनों ही शासन कर रहे हैं, चाहे वो लालू यादव हो, राबड़ी यादव हो, या बाद में नीतीश कुमार हो, या अब नीतीश कुमार और जो आरजेडी मिलके कर रहे हैं तो 19%। तो भैया जब बचे हुए फिर 86% या बचे हुए 96% या दोनों को अब जोड़ लिया जाए तो बचे हुए 81% की भागीदारी कब होगी? तो ये भी तो सवाल उठता है। और ये क्या मध्य प्रदेश में सवाल नहीं उठेगा? जब ये बात निकलेगी तो पूछा जाएगा कि कांग्रेस ने अगर मध्य प्रदेश में बिना जातिगत जनगणना के मोटा अनुमान है कि 52% आबादी ओबीसी की है, तो फिर कांग्रेस ने आज तक अपना एक भी मुख्यमंत्री ओबीसी का क्यों नहीं दिया? देखिए, जितना जिसकी साझेदारी उतना उसकी भागीदारी, ये फार्मूला हर जगह सही हो जाए ये जरूरी नहीं है। आपने देखा है वर्तमान में मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग से है, बल्कि 3 बार से लगातार पिछड़ा वर्ग से मध्य प्रदेश में बिल्कुल, उमा भारती, बाबूलाल गौर और फिर शिवराज सिंह। क्या ये जनगणना या जातिगत जनगणना के बाद आए रिजल्ट के आधार पर है? नहीं, बल्कि स्वाभाविक तौर पे यह मुख्यमंत्री का पद जो है लगातार तीसरी बार जो है पिछड़ा वर्ग के पास ही है। और मुझे लगता है आने वाले चुनाव में भी ठीक ठाक यदि पोजीशन भाजपा की रही तो फिर से पिछड़ा वर्ग के ही मुख्यमंत्री को अपनाया जा सकता है या रिपीट किया जा सकता है। लेकिन कांग्रेस ने अपने लंबे समय के कार्यकाल में एक भी पिछड़ा वर्ग के मुख्यमंत्री को कार्यभार नहीं सौंपा है। अब भले ही वो जातिगत जनगणना की बात कर रही हो और उसी आधार पर भागीदारी की बात कर रही हो। एक बार जरूर आदिवासी का लॉटरी लगी थी 13 दिन के लिए, राजा नरेश चंद्र सिंह की 13 दिन, वो भी 13 ही दिन रह पाए थे। और बाद में शिव भानु सिंह सोलंकी की लॉटरी लग सकती थी, लेकिन एंड टाइम पे जमुना तक आया, लेकिन गले तक नहीं पहुंच पाया था। को भी दरकिनार कर दिया गया शिव भानु सोलंकी के समान ही। लेकिन कांग्रेस में तो पिछड़ा वर्ग के सबसे बड़े नेता थे सुभाष यादव, उनके साथ क्या हुआ और उनके बेटे के साथ क्या हो रहा है ये भी जग जाहिर है ना। हाँ, सुभाष यादव को भी दरकिनार किया गया निश्चित तौर पे। तो कुल मिला के कांग्रेस में जितनी भागीदारी, जिसकी जितनी साझेदारी, उसकी उतनी भागीदारी के फार्मूला पर कांग्रेस काम कर पाएगी ऐसा मुझे नहीं लगता है। बिल्कुल। तो ब्रजेश जी, एक और चीज़ है मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी अगर हम बात करें
तो अभी तो शुरुआत भर की है, तो हो सकता है मुद्दा धीरे धीरे गर्माएगा, क्योंकि अब राम मंदिर की तिथि आ गई, जनवरी में होना है। बजरंग दल की यात्राएं निकलना शुरू हो गई हैं। अब नवरात्रि में के बाद जब दशहरा पड़ेगा उसके बाद से माहौल बनना शुरू होगा। देखिए अभी तो चुनावी रण सज चुका है मनोज जी। अभी तो बयानों के बाण छोड़े जाएंगे। आप देखिए कि एक से एक बयान आएंगे सामने, और इसके बाद आप देखेंगे कि माहौल सही बनेगा। और जो ऐसे ही माहौल में अब जब मुद्दों की बात की जा रही हो, चाहे बेरोजगारी की, रोजगार की, जिन मुद्दों पर अब तक सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कांग्रेस करती आ रही हो, वो मुद्दे आप देखना कि वो इन्हीं के बयानों की वजह से, इनके ऐसे हथकंडों की वजह से वो पीछे रह जाएंगे। असल मुद्दे पीछे हो जाएंगे और कांग्रेस बैकफुट पर आ जाएगी। उसको बड़ा संभल कर खेलने की जरूरत है कि वो शुरुआत में ही इस तरह से लूज बाल ना करे कि जिससे कि बीजेपी को मौका मिल जाए चौके छक्के लगाने का, और वो उनकी बाल को क्रीज से बाहर, उन्हीं को पूरे मैदान से बाहर कर दे। तो मुझे लगता है इस तरह के बयान, चाहे वो हमास को लेकर दिया गया हो, चाहे अन्य बयान जो नेताओं के आएंगे, वो कहीं उसके लिए मुसीबत ना बन जाए। इसलिए कांग्रेस को इस रणनीति पर भी विचार करना होगा और अपने नेताओं को कम से कम एक तरह से ताकीद करना पड़ेगा, उनको चेतावनी देना पड़ेगी, समझाइश देना पड़ेगी कि आपको सोच समझ के बोलना है। हमारी पिच पर खिलवाना है बीजेपी को, ना कि हम उनकी पिच पर जाकर खेलने लगे। लेकिन बड़े नेता ही जब ऐसे तरह से बिल्कुल, आज ही कांग्रेस की ओर से एक ट्वीट कर दिया गया है जिसमें शिवराज सिंह चौहान का फोटो लगाया गया है। ऊपर केच लाइन, उसकी टैग लाइन दी है, मामा का श्राद्ध। और हालांकि इसके नीचे लिखा गया है कि मामा को टिकट श्राद्ध में भाजपा ने क्यों दिया शिवराज मामा को टिकट। तो ये ऐसे मुद्दे ना बैठे ठाले, क्योंकि अकेले शिवराज को नहीं मिला ना, उनके साथ 56 लोग और थे जिनको टिकट दिया गया है। निश्चित तौर पर आप देखिए एक और इसके साथ ही कांग्रेस मोदी तेरी कब्र खुदेगी, कब्र खुदेगी, कितना बवाल मचाया था। तो कांग्रेस को, मैं वही तो कह रहा हूं, ऐसे बयानों से, ऐसे ट्वीट से, ऐसे नेताओं से बचने की जरूरत है कि वो असल मुद्दों पर, जहां पर जनता उनका समर्थन कर सकती है। लेकिन आप इस तरह के बयानबाजी करोगे, इस तरह से हथकंडे अपनाओगे, एक तरह से कमर के नीचे बाहर करोगे, तो मुझे लगता है कि बैकफुट पर चली जाएगी। जनता पसंद नहीं करती है ऐसी चीजों को। आप मुद्दों पर बात करोगे, मूल मुद्दों से आपका ध्यान भटक जाता है ना, कुल मिलाकर ये भी तो जबकि सरकार का काम होना चाहिए कि मूल मुद्दों से आपका ध्यान भटका है। लेकिन आप ऐसा काम कर जाते हो कि सरकार असल मुद्दों की जगह आपको घेरने पे खड़ी हो जाती है, जबकि आप घेर सकते हो। 18 साल की सरकार है, आपके पास मुद्दे कम है क्या? लेकिन आप उन मुद्दों पर अड़े क्यों नहीं रहते? क्योंकि आपको लगता है कि शायद उन मुद्दों की वजह से हम जीत नहीं पाएंगे। तो आप एक तो हमास का समर्थन कर देते हो, एक तरह से इनडायरेक्ट तरह किसी तरीके से अपने वोट बैंक को साधने के लिए। फिर आप ओबीसी की जातीय जनगणना की बात करने लगते हो, पिछड़े वर्ग को उसके हिस्सेदारी की बात करने लगते हो, ताकि फूट डल जाए उनमें। जो नीति आपकी नहीं थी, जो मैंने पहले भी कहा कि कांग्रेस अपनी नीति से भटक गई है, उसकी ना नीति है ना नियत है कुछ। इसलिए वो अब सिर्फ सत्ता में आना चाहती है, और सत्ता में आने के लिए जो भी उसको उचित लगता है, या जो उसके रणनीतिकार हैं, जो भी उसको सुझाव दे देते हैं, सलाह दे देते हैं, उस पर उसके नेता बयान दे देते हैं। कई बार ये बयान भारी पड़ जाते हैं और कांग्रेस सत्ता में आते आते रह जाती है। हमने देखा गुजरात में किस तरह से वो चूक करती रही, और अब उसका नतीजा क्या है कि गुजरात में तीसरी शक्ति के रूप में आम आदमी पार्टी वहां पनपती जा रही है, लेकिन कांग्रेस नीचे उतरती जा रही है। तो इसी तरह के बयानबाजी यदि मध्य प्रदेश के चुनाव में हुए तो निश्चित तौर पर जब कांटे का मुकाबला है तो बीजेपी बाजी पलट देगी उनके बयानों को आधार पर। और ये बयान तो ऐसा मौका हो गया कि इसको पूरे देश में बीजेपी मुद्दा बनाए पड़ी है। तमाम निश्चित तौर पर एक राज्य में नहीं, कम से कम 3 राज्यों में ये असर करेगा, और 3 राज्यों में क्या 5 राज्यों के चुनाव में असर करेगा और कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगा। तो कांग्रेस को कम से कम इस पर तो विचार होना चाहिए कि चुनावी साल में जब चुनाव में पहुंच गए हो, तारीख डिसाइड हो चुकी है मतदान की और मतगणना की, तब आप इस तरह के बयान दे रहे हो, इस तरह के निर्णय ले रहे हो, तो ये तो आत्मविचार करने की जरूरत है कि वो इस तरह के काम क्यों कर रही है। क्या कांग्रेस को ही डुबोने के लिए कांग्रेस के कुछ ऐसे सलाहकार हैं जो ऐसी सलाह दे देते हैं, और वो नेता भी धन्य हैं जो इस तरह की सलाह पर अमल भी कर लेते हैं। बिल्कुल, तो हम तो इतना ही कह सकते हैं कि रघुपति राघव राजा राम, सबको सम्मति दे भगवान। समय की कमी है, चर्चा को विराम देना होगा। बहुत धन्यवाद खिलावन जी। तो निश्चित तौर पर बैठे बिठाए बीजेपी को एक मुद्दा कांग्रेस ने दे दिया, और वो भी ऐसा उसका जो पसंदीदा है कि हिंदू ध्रुवीकरण को लेके। क्योंकि जब आप एक आतंकी हमले के देश की समर्थन करते हैं, और दूसरे देश जो कि आपका भी सहयोगी देश रहा है, लंबे समय से आपका सहयोग करता रहा है, और आप उसके पक्ष में एक शब्द भी नहीं बोलते हैं, तो जाहिर सी बात है कि फिर आप कौन सी लाइन लेना चाह रहे हैं? क्या देश के लाइन के इतर लाइन लेना चाह रहे हैं, या एक वर्ग विशेष को संतुष्ट करने की? और उस वर्ग को जो बीजेपी के साथ मुश्किल से 8-10% जाता है, बाकी का बाकी पूरा कंसोलिडेट होकर वो आपके पीछे खड़ा रहता है। तो जाहिर सी बात है कि चुनावी मौसम में कांग्रेस को इस प्रकार की बयानबाजी पर ध्यान देना होगा, नहीं तो कई बार ऐसा होगा कि छोटे छोटे मुद्दे बाद में बड़ा रूप ले लेते हैं, और कई बार हमने इनसे सरकार बनते भी देखी है और सरकारें बिगड़ते भी देखी है। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।
है।